Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, in last video, we have discussed about respiratory system with the help of diagram. And in this video, I am going to teach you respiratory system have two mode. One is conducting part, second is exchange part. Conducting part include nostril, pharynx, larynx, trachea. ये पार्ट कंडक्टिंग है. इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, ये एयर को कंडक्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ पास आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो एयर एंटर करती है हमारे नॉस्ट्रल से, फिर फेरेनेक्स के थ्रू होते हुए वो लैरिनेक्स में ऐड करेगी और लैरिनेक्स से फिर ट्रेकिया तक जाएगी. क्लियर स्टूडेंट्स? ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वोली. यही तो कहा है हमने कि कंडक्ट किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, एटमॉस्फेयर से एल्वोली तक पहुंचा दिया. ठीक है, और इसने क्या किया, रिमूविंग कर दिया फॉरेन पार्टिकल को फ्रॉम एयर एंड ह्यूमिडिफाइंग इट एंड ब्रिंगिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर. और ये बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आ गई. अब ये कह रहा है एक्सचेंज पार्ट में क्या किया, एल्वोली एक साइट है जो 80 स्क्वायर मीटर अपना साइज रखती है. एल्वोली जो एक्सचेंज करने में हेल्प करती है. कहाँ एक्सचेंज करती, क्या एक्सचेंज करती है, वो ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कर, डिफ्यूजन बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2. ठीक है, अब ये कह रहे हैं बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. जो हमारे ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और जब ये वापस यहाँ लंग्स तक लेके आता है प्योरीफाइंग के लिए, तो ये क्या करता है, CO2 जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्वोली ले लेगी, और ऑक्सीजनेटेड मतलब वो ऑक्सीजन को यहाँ पे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर देती है. तो इस तरह से प्यूरिफाई करने का काम कौन कर रहा है, ये एक्सचेंज पार्ट कर रहा है. और एक्सचेंज पार्ट हमारा कौन सा है, एल्वियोली. क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये कह रहा है स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, जैसे ब्रीथिंग इन विच ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इज डिफ्यूज इन. ऑक्सीजन रिच एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है और वो डिफ्यूज होती है कहाँ से, एल्वोलियर एयर से. कौन सी, जो बॉडी के अंदर CO2 है उसके साथ डिफ्यूज हो जाती है. देखो डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ठीक है, मूवमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल या फिर गैसियस पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल, जो भी है, डिफ्यूजन तीनों फेजेस में होता है और वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तक होता है. ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वोलियर मेम्ब्रेन. अब एल्वोली की हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी वो एल्वोलियर होगी. ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड हो जाएगा, ब्लड के थ्रू ही ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अब ये कह रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. हो गया, ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है. अब जो हमारी सेल है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और एनर्जी को यूज़ भी कर रही है. और बदले में क्या हो रहा है, जब उनकी मेटाबॉलिक वे जब स्टार्ट होगा तो CO2 रिलीज हो रही है. क्लियर स्टूडेंट्स? इस फॉर्म को इन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दे दिया. अब ये कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग मैकेनिज्म डिपेंड करता है कुछ स्टेप्स पर. ये कह रहे हैं ब्रीथिंग इन्वॉल्व इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन का मीनिंग होता है जब एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर आए तो इसको हम इंस्पायरेशन बोल देंगे. और एक्सपायरेशन क्या होता है, जब बॉडी के अंदर से एयर बाहर जाए, एल्वोलियर एयर इज रिलीज्ड आउट. जब ये मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स है एयर्स पार्टिकल्स की इन एंड आउट होगी तो यहाँ एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा. प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस होता है हायर और लोअर के बीच में, दो अमाउंट होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको प्रेशर ग्रेडियंट बोल देंगे. अब ये कह रहा है इंस्पायरेशन ऑकर व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लेस. लंग्स के पास प्रेशर कम होगा तो क्या होगा,
इंस्पायरेशन बोलेंगे, लेकिन एक्सपायरेशन कब बोलेंगे? जब लंग्स के पास मोर प्रेशर होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हुआ? अब ये कह रहे हैं डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन डेवलपिंग प्रेशर ग्रेडियंट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। अब ये कह रहा है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिब्स और लंग्स के बीच में, ठीक है, जो इसकी प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो वहाँ जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो वॉल्यूम किसका? जो एयर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, उसके अंदर जो वॉल्यूम चेंज होगा उसको मैनेज करने का काम। जब ये मैनेज कर लेगा तो ये अपना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को कंप्लीट कर लेगा। देखते हैं हम इसको डायग्राम के थ्रू। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो डायग्राम है, दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों डायग्राम आपको क्या बता रहे हैं कि एक बार इंस्पायरेशन कंडीशन होगी और दूसरी एक्सपायरेशन कंडीशन होगी। तो देखो ये वाला जो डायग्राम है ये रिब्स का ले रखा है, इसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। देखो जैसे एयर एंटर करेगी लंग्स के अंदर, ठीक है, एयर ने एंटर किया, जब एयर किसी ये मान लो कि जैसे कोई पाउच है, ठीक है, तो हमारे लंग्स एक बैग की तरह हो गए, एक पाउच की तरह हो गई, और एयर यहाँ पे एंटर कर रही है। जैसे एयर इसके अंदर एंटर कर रही है तो क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इनका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो गया। और जो ये है रिब्स एंड स्टेर्नम, जो हमने अभी पढ़ा था इंटरकोस्टल मसल्स, वो क्या करेंगी, यहाँ पे राइज हो जाएंगी, बाहर की तरफ पुशअप करना स्टार्ट कर देंगी। और ये जब यहाँ पे वेट हो गया, तो मान लो आपके सिर के ऊपर कोई वेट रख दें तो आपका सिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये डायाफ्राम मान लिया हमने, ऐसे सपोज कर लिया कि डायाफ्राम के ऊपर ये जो ये कैविटी है ये पूरी एयर से फिल हो गई, तो इस डायाफ्राम की लेयर पे क्या हुआ, प्रेशर आया और डायाफ्राम नीचे की तरफ क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये देखो कि ये ओवरऑल क्या रहा कि ये वॉल्यूम बढ़ा और यहाँ पे जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में प्रेशर कम हो गया। इस फॉर्म को इन्होंने क्या बोल दिया, इंस्पायरेशन, ठीक है। ये देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट द रिब्स एंड स्टेरनम causing an increase in volume of thoracic cavity। वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, प्रेशर डिक्रीज हो गया देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन को इन्होंने क्या बोल दिया, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है बच्चों, इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। एक्सपायरेशन में देखो डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, ये देखो एयर बाहर गई, वहाँ पे क्या था, एयर अंदर आई थी। जैसे ही एयर बाहर जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो इंटरकोस्टल मसल्स थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगी, और जो डायफ्राम यहाँ पे कंप्रेस हुआ था यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और अपर साइड में ये अपनी शेप ले लेगा। अब ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मैकेनिज्म, सॉरी ये है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम and intercostal muscle reduce the thoracic volume and increase the pressure causes expiration। एक्सपायरेशन में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्सफुली प्रेशर के साथ वो एयर को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और इंस्पायरेशन में क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा और एयर क्या हो गई, अंदर आ गई, ठीक है। अब इस प्रेशर के इन एंड आउट को किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप क्या करोगे, मेज़र कर लोगे। तो क्लिनिकल में जो मेज़रमेंट की जाती है वो स्पायरोमीटर के हेल्प से ये मेज़रमेंट कर ली जाती है। स्टूडेंट्स, हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।